हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप सबों का एजुकेशनल ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं, अपने देश की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है और इसमें कुछ वक्त भी लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप घर पे बैठे ना रहें, कुछ ना कुछ अपने गोल के लिए अचीव करते रहें। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के कुछ रिवीजन सेट लेकर आया हूँ, जो इनमें से बहुत सा क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन आप बैठे बैठे मोबाइल से ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको आगामी आने वाले एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलेगा। स्थितियाँ जैसे ही सामान्य होगी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। सभी एग्ज़ाम, या फिर बिहार लेवल पे हो या फिर केंद्रीय लेवल पे हो, एग्ज़ाम अपने समय से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आप हमेशा तैयार होकर रहें। ये मतलब इसमें नहीं बैठे रहें कि अभी 2-4 महीने लगेंगे, स्थितियाँ ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपके एक लंबे समय से किया गया मेहनत ही आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ना कि आप एक महीने में पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए एक लॉकडाउन तो ख़राब स्थिति है ही, लेकिन एक वरदान भी के रूप में आप इसे साबित कर सकते हैं यदि आप कुछ अच्छा करते हैं। तो चलिए कुछ सेट लेके हम आपके लिए आए हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु की जो 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं, उसे कहते हैं नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाएं समूह को क्या कहते हैं? कोशिका अर्थात सेल। तो उत्तक, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू। और फिर टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है? टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गेन। ऑर्गेन बनता है, और फिर ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो पहले सेल बनता है, सेल से मिलकर फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, अर्थात उत्तक बनता है, और उत्तक से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन के उत्तक बनता है, और फिर उत्तक से क्या बनता है? अंग। उत्तक समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, तथा विभिन्न अंग मिलकर क्या बनते हैं? अंग तंत्र, जिसे ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं। तो एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होता है। मतलब एक ऐसा कोशिका जो सिर्फ एक कोशिका ही बना हो, तो वो क्या है? अपने आप में एक संपूर्ण जीव बन जाता है, वो एक कोशिकीय है। उसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। उसके बाद फिर पैरामीजियम हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ये सभी एक कोशिकीय हैं। जबकि यहाँ पूछ रहा है एक कोशिकीय नहीं है, तो नहीं हो तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय के बारे में ये पूछ रहा है। तो बहुकोशिकीय के बारे में पूछ रहा है, तो बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? तो इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं और विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जैसे आपका हो जाएगा कवक, शैवाल, जंतु, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? कवक। यहाँ पे कवक दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से है? आप लोग ये जानते जरूर होंगे। इसे आँख किससे है? आँख से है। बिल्कुल सही आप लोग दिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। तो AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति किसे अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो AB रक्त वाले व्यक्ति केवल और केवल AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव के शरीर में जो मतलब जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको कौन रोकता है? विटामिन ए। विटामिन ए इसको बोलते हैं, जिसको केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका विटामिन ए का रेटिनॉल नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो विशालतम स्थल प्राणी कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है और यह सबसे विशालतम स्थलचर प्राणी के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास, तृतीय उपभोक्ता अपघटक, तृतीय नहीं बैक्टीरिया एक अपघटक है। ठीक है, उत्पादन और हिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटक बैक्टीरिया के रूप में काम करता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है और माध्यमिक उपभोक्ता को मांसाहारी भी कहा जाता है।
और मांस खाने वालों को मांसाहारी कहते हैं। अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत या सड़ने वाले जीवों को तोड़ते हैं और वो सड़ने को बाहर निकालते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर। इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। तो आप याद रखेंगे कि पुष्प में मादा जनन को जो रहते हैं, मादा जनन के बारे में यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा स्त्री केसर। यदि पुरुष के बारे में पूछा जाएगा, पुरुष नर लैंगिक के बारे में पूछा जाएगा तो पुंकेसर हो जाएगा। तो पुंकेसर का जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, परागकोश होता है, परागकोश हो गया, परागकण हो गया, तंतु हो गया। जबकि स्त्री कोश में आप देखते हैं वर्तिका और अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक सामान्यतः वही नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, और ये एक तरह से NaCl इसका फॉर्मूला होता है, और इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व में का क्या डिफिनेशन होता है, पहले ये जानते हैं। तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। अतः सोडियम और कार्बन, टीन, ये सब क्या है, तत्व हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम है, टीन है, कार्बन है, ये सब क्या है, सब तत्व हैं। और यहाँ पूछ रहा है तत्व नहीं है, तो तत्व जल नहीं है। तो जल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये यौगिक है। वाटर इज ए टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग विमंदक के रूप में करते हैं। जबकि आपसे यदि पूछा जाएगा कि ईंधन के रूप में किसे प्रयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 92 और 238, यूरेनियम का फॉर्मूला। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदन। जल में फिटकरी का प्रयोग स्कंदन प्रक्रिया के मदद के लिए किया जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक के रूप में कार्य करता है? तो ठोस स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करता है, और इसका ग्रेफाइट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चलित मशीन जो होती हैं वो पास्कल्स के लॉ पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द दूरी तय करती है, उसका एक समान होता है। उसका एक समान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसका एक समान चाल होता है। जबकि आप देखेंगे जब एक समान चाल से कोई वृत्ताकार पथ पर यदि कोई कण यदि घूमता है तो उसका वेग प्रतिरक्षण बदलता रहता है। उसका वेग क्या होता है, बदलता रहता है, और वेग बदलने के कारण उसके त्वरण में डिफ्लेक्शन आता है, उसका त्वरण बदलता है, और त्वरण बदलता है तो संवेग भी बदलता है। तो इसलिए क्या नहीं बदलता और एक समान कांस्टेंट रहता है तो चाल रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेवार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जो है वो किस बल के कारण उसके चारों ओर घूमते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी जानते होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म पर विचार कीजिए, वायरस, कवक और जीवाणु उपरोक्त में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए जिम्मेवार है? तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर होगा केवल बी मतलब 2 और 3, यानी कि जीवाणु और कवक होगा, वायरस नहीं होगा। तो अपघटक जो हैं, जो भी होते हैं अपघटक, वो कुछ मिट्टी में बैक्टीरिया और कवक के रूप में रहते हैं, और मृत जीवों जैसे जानवरों के कचरे में प्रोटीन को तोड़ते हैं और अमोनिया आयन को जारी करता है। अमोनिया आयन बनाता है, यही नाइट्रोजन यौगिकीकरण को परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू को किस मात्रक में प्रदर्शित करते हैं? तो 1 किलो ईंधन या किसी अन्य पदार्थ के जलने पर जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसी को ऊष्मीयमान कहते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्तस्राव होने के कारण रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो रक्तस्राव रोकने जमने के लिए जो है थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन और प्रोटीन की उपलब्धता को
सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा और उसके सामने जो उसके सामने रखी जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा दर्पण के बारे में बोल रहा है जो उसके जो है छवि जो है उसका हमेशा उस वस्तु से छोटी बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकाश ऑक्सीकरण की ऊर्जा हमेशा प्रकाश सनलाइट में ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को निम्न में से किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, तो पहली बार ये बात जानते हैं 1930 में दिया गया था इसको नोबेल पुरस्कार। और किस लिए दिया गया था, तो भौतिक में प्रकाश परिकिरणन के प्रयोग के लिए, प्रकाश परिकिरणन के प्रयोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इसका होता है इलियम में। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर होता है। इलियम इसका एक भाग होता है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण होता है। तो इलियम का आप यदि बायोलॉजी में यदि पढ़े होंगे तो इसका फोटो एक छड़नुमा आकार का होता है इलियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि करने वाले बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, मुद्रास्फीति, विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, इस सब का डिफिनेशन आप बस याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो ये हुआ था अप्रैल 1957 में, अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है, तो ये कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इसके बारे में आपको बता दें कि वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति सरकार ने लाई थी और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कर्मचारियों के भार से मुक्त करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ की थी, जिसे गोल्डन हैंडशेक नाम दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस सरकारी एजेंसी ने राजसांख्यिकी की एक पुस्तक विकसित की है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि कौन सा जो है, नीति आयोग जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग ने राजसांख्यिकी की एक हैंडबुक विकसित की है जो हर भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख आंकड़ों को समेकित करती है। वाणिज्यिक के किस पहलू पर बुल एंड बियर संबंधित है। तो ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते हैं, इसका आंसर होगा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। तो बुल एंड बियर इसका मतलब जान लेते हैं। बुल बाजार जो है एक ऐसा बाजार है जो बढ़ रहा है, जहां अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है, उसे ही क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। जबकि बियर की बात करेंगे तो बियर एक ऐसा बाजार है, ये बियर वो बियर नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये बियर ऐसी अर्थव्यवस्था है जो घट रही है, जहां अधिक स्टॉक मूल्य में गिरावट हो रही है। तो बुल और बियर दोनों किससे रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज से है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत बार देखने के लिए जरूर मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर को 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपका सही है, कोयला भी है, पेट्रोलियम है, सीमेंट है और स्टील है। 4 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4 और आपको जानना होगा, जैसे कि बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट और प्राकृतिक गैस उर्वरक जैसे 8 चीज़ें इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए। तो किसके शासन में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, तो इसका बिंबिसार होगा। बिंदुसार अशोक के पिता थे, जबकि बिंबिसार उसके पूर्ववर्ती राजा थे। आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत से स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह किस नदी के नज़दीक है, हिंडन नदी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ किस, ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। तेलुगु कवि अमुक्त माल्याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन में देख चुके होंगे। तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है। तो अमुक्त माल्याद कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा हुआ ये
एक पुस्तक है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से थे। एक प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखने वाले दो ही मात्र शासक थे, जो बाबर और जहांगीर थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो पहला जहाज अंग्रेज के यहाँ से जो आने वाला था वह रेड ड्रैगन था, और ये आया कब था? 1595 में। कब आया था? 1595 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जामन शाह ने दिया था। एक इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी है जो आप लोग जानते भी होंगे। सन 1798 ईस्वी में जामन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया एवं वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भेज दिया। बदले में जामन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार की अनुमति दे दिया था। इसी दौरान जामन शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। मतलब युद्ध में मेरा सामान भी गया और हम शत्रु थे, फिर भी हमको वो मेरा तोप निकलवा के नदी से मेरे यहाँ वापस पहुँचवा दिया था, इसलिए उसे राजा की उपाधि दी थी कि आप सचमुच में राजा हैं, इतना कौन करता है। ब्रिटिशों में पंजाब को के निम्न में से किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो ब्रिटिश अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसके शासनकाल में मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी 1856 में डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत के पैगंबर हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं और नए पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि किसका संग्रह है? मतलब गीतांजलि जो लिखा हुआ है क्या है? उपन्यास है, नाटक है, छोटी कहानी या फिर एक कविता है? तो ये एक क्या है? कविता है। और शायद नहीं, कन्फर्म इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में। क्या मिला था? 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसे बिल्कुल जानते होंगे इसका आंसर, कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो जान ही रहेंगे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखेंगे रिपन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स जो है सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान की थी। ओ हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? ओ हस्तक्षेप का अर्थ निष्पक्ष विधि है, व्यापार पर नियंत्रण है, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रतिबंधों को हटा जाना, मेन रूप से हस्तक्षेप का नीति का मतलब होता है जैसे हस्तक्षेप नहीं करना, वो हस्तक्षेप होता है। यानी किसी भी के काम में अड़ंगा नहीं लगाना। कोई भी शासक आया, वो किसी बाहरी आक्रमण से यदि थोड़ा बहुत उसके शासन क्षेत्र में कुछ कर भी रहा है तो उस पर काम पे ध्यान नहीं देता या फिर कुछ अधिकार उसको दे दिया जाता है, तो वो हस्तक्षेप की नीति के रूप में कहा जाता है। यानी युद्ध वगैरह वो नहीं किया है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कैग की जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संविधान में आर्टिकल 148 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सामयिक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि द्वारा विहित प्रक्रिया जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 61 में महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर सांसद ने के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए
स्थानीय प्रत्येक राज्य के सीटों का आवंटन आधारित है, मतलब किस ईस्वी में वर्तमान में जो अभी सीटों की संख्या जो आप देख रहे हैं लोकसभा की है, वो कब किस जनगणना के आधार पर उसको बनाया गया है। क्योंकि सांसदों का जो सीटों का आवंटन वो तो जनसंख्या पर आधारित होती है कि किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या के बाद वहाँ पे एक लोकसभा सीट को बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में, ठीक है। तो आर्टिकल 82 में ऐसा कहा गया है कि लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 का जनगणना के आधार पर किया गया था, और यह आवंटन कब तक अनवरत रहेगा, यानी कि 2026 तक ये वही रहेगा। उसके बाद की बात जो है सांसद इस पर फैसला लेगी कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करती है। तो इसका जरूर आप जानते होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, अनुच्छेद 105 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी कितने वर्षों का उसको जो है अनुभव होना चाहिए वकालत का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 वर्षों के लिए कम से कम उसको होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को देश के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतें भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 12वें अनुसूची को जोड़ा गया है तथा तृतीय मॉडल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इस पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें दिया गया है कि 50% सीटों की व्यवस्था की गई है। 50% सीटों की व्यवस्था नहीं की गई है, 33% सीटों की व्यवस्था की गई है। 33% महिला सीटों की व्यवस्था की गई है। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। जबकि तीसरा है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में 12वीं सूची नहीं 11वीं सूची को संबंधित किया गया है। और चौथा है कि त्रिमॉडलीय व्यवस्था को ये भी सही है, त्रिमॉडलीय व्यवस्था को लागू किया गया था। त्रिमॉडलीय व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसका इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय न्यायालय में मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? तो मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किया था। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भीड़ को देखते हुए लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक तत्कालिक व्यवस्था चलित न्यायालय के रूप में किया था, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास करें। ये दोनों सही है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होगा तभी आप स्वतंत्र होंगे, और ऐसी स्थिति जहाँ पे लोग अपनी प्रतिभा को विकास कर सकें, वो किसी के अंडर में ना रहें, ठीक है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो वैध मत का यदि 1/6 भाग यदि उसे प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना जमानत खो देगा, जिसे जमानत जब्त बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे, ठीक है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन जो है भारतीय संविधान में किस सूची में वर्णित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन ये सब चीज़ें शामिल है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर काम कर सकती है, ठीक है। फिर संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जब संविधान सभा जब हम लोग का बना था, जो 9 दिसंबर कब बना था? 9 दिसंबर 1946 में बना था, ईस्वी को किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष तो जान रहे हैं आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसमें महिलाओं की टोटल संख्या था 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है? तो संघीय शासन की व्यवस्था की गई है भारत शासन अधिनियम 1935 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही
म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, जिसे वर्मा कहते थे उसे म्यांमार, वो 1935 में ही भारत से अलग किया गया था। विश्व प्रसिद्ध द थ्री जॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा था क्योंकि भयंकर बाढ़ की वजह से ये काफ़ी चर्चा में था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये रूस के अथी से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से, और मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से। ठीक है। फिर निम्नलिखित से कौन सा झील एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है, तो लैगून झील पेरियार झील नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पेरियार झील। जबकि और झील को देखते हैं तो अष्टमुडी झील जो है ये भी लैगून झील नहीं है, चिल्का झील भी नहीं है, और पुलिकट भी नहीं है। ठीक है। और लैगून का मतलब क्या होता है? तो समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी। छिछली खारे मतलब कि ज़्यादा गहरा वहाँ पे नहीं हो, और वो छिछलापन जो पानी का होता है वही जो क्या होता है, झील का निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। और पेरियार जो है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, इसलिए यह लैगून नहीं है। ये क्या है? ये जो झील आप देख रहे हैं ये नदी से निर्मित है, जबकि ये सब समुद्र के किनारे। चिल्का लेक जान रहे हैं, उड़ीसा में है, पुल्लिकट केरल में है, अष्टमुडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्या है? शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक है। आप बहुत से एग्जाम में देखें कि मेन जो मुख्य रूप से जो पहाड़ियाँ हैं उसकी हाइट बहुत बार पूछ दी गई है। जैसे कि हाल ही में हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भी वृद्धि हुई है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को हमेशा शोक के अवसर के रूप में मनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पर्वतारोही जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो जुंको तबई जो है ये 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को जो है 16 मई 1975 को पर ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी आप लोग बिल्कुल जान रहे होंगे, का संबंध किस केंद्र शासित राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तो पता है आपको, किसी दोनों में से किसी जगह पे होगा, लेकिन ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में है। अभी गलवान घाटी कहाँ पे? जहाँ पे चाइना के और भारत के बीच इन्फ्लुएंस हुआ था, वो कहाँ पे है? लद्दाख के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ठीक है। मालवा का पठार है। और अरावली दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? कहीं पे भी आप स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो लगा हुआ रहता है नेम प्लेट, उसमें आप देखते होंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। मेन स्टेशनों पे तो ज़रूर ही मिलेगा। तो वो कोई तो ऐसा जगह होगा, कोई तो समुद्र का वो वहाँ पे होगा जहाँ से वो माप को उठाता होगा। तो वो कहाँ से माप लिया जाता है? तो वो माप चेन्नई से हमेशा लिया जाता है। ठीक है। फिर निम्न में से कौन से 7 राज्य बहनें 7 सिस्टर राज्य का भाग नहीं है पूछ रहा है? मेघालय बिल्कुल है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन सिक्किम नहीं है। बहुत बार यहाँ सिक्किम और पश्चिम बंगाल देके फंसाने का कोशिश करता है, आप ध्यान दे दीजिएगा। ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 हैं उसमें से सिक्किम नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्यों में फैली हुई है? तो जनता जो है सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी अरावली राजस्थान में भी है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट गुजरात और पंजाब में तो नहीं है, लेकिन गुजरात में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है। सतपुड़ा श्रेणी भी आप देख रहे हैं, MP छत्तीसगढ़ इस सब में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाड़िया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है?
तो सनरिया जनजाति मध्य प्रदेश से है, जबकि आपको थोड़ा बहुत मात्रा में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। ठीक है, BCCI ये तो कुछ करेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO से पहले क्या कहा जाता था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो अब नाम है, उसके पहले उसका क्या नाम था? तो 1 जनवरी 1995 को इसका नाम WTO कर दिया गया, उसके पहले इसका नाम क्या था? गेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है। तो मौद्रिक नीति भारत RBI द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि RBI किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया? तो हिल्टन समिति, आप याद नाम रखेंगे, हिल्टन समिति के सिफारिश पर इसका समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित से कौन सा पुरस्कार सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 सही है। कलिंग पुरस्कार ना यही गलत है। कलिंग पुरस्कार 1951 नहीं होगा, 1952 होगा, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। जबकि मान बुकर 1969 सही है। दादा साहब 1969 बिल्कुल सही है। कैसा लगा आपको ये श्रृंखला? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, अच्छे से घर पर रहिए, कोरोना को देखते हुए ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।